अगर बाकी एग्ज़ाम भी आसान होते ना तो ग्रेजुएशन करने के बाद ही सबको लग जाता, चाहे वो टीचर का हो, चाहे वो क्लर्क का हो, चाहे वो बैंक पीओ का हो, चाहे रेलवे का ग्रुप डी ग्रुप सी जो भी टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, कोई ऑफिसर्स के एग्ज़ाम हो। अगर बाकी एग्ज़ाम इतना आसान होता ना तो इतना तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती। ये सालों सालों भर तैयारी नहीं करते और बाद में डिसअपॉइंट होकर वहाँ से लौट आते। इसीलिए दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम आसान नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम को आप अंडर एस्टिमेट मत करो आज की डेट में। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी ऑल वेल। हमारे जितने भी सीनियर जूनियर हैं, हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ आपको बातें बताएंगे। हमारे जीवन के जो अनुभव है उसको भी हम शेयर करेंगे समय के साथ साथ। खास करके ऐसी बातों को ज़रूर शेयर करेंगे जो लगभग सबके लिए ज़रूरी है। आज हम बात करने जाएंगे कि क्या सरकारी नौकरी 26 साल से लेकर 45 साल तक तैयारी करना कहाँ तक उचित है। दोस्तों, या जितने भी हमारे सुनने वाले हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है और हमारी कोई भी बात को आप अपने दिल पे मत लेना। कहावत आपने सुनी होगी कि सुनो दुनिया का लेकिन करो वही जो आपका दिल करे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पूरी दुनिया का सुनते हैं लेकिन करते केवल वही है जो उनका दिल कहता है। ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई अच्छा भी बात बोलता है उन्हें तो इसी कारण से उसको एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि जो उसको दिल कहता है वही करता है। तो ये मेरा अपना ओपिनियन है, लाइफ की एक्सपीरियंस है जो मैं आप सब तक शेयर करने जा रहा हूँ। और इसमें हम 3 कैटेगरी के लोगों को बांटेंगे, 1, 2, 3। फर्स्ट कैटेगरी के लोग, ऐसे लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। वो पटना, दरभंगा, दिल्ली, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर, मुंबई या कहीं भी किसी जगह पे रहते हैं। कुछ उनमें से ऐसे भी हैं जो सेल्फ भी तैयारी करते हैं, लेकिन उनका बैकग्राउंड बहुत मजबूत होता है। फिनेंशियल बैकग्राउंड इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर उनके 7-8 जनरेशन भी पैसे बैठ के खाएं तो भी ख़त्म नहीं होगा। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो पैसे से पैसा पैदा करना जानते हैं। वो तो नाम मात्र के अपने बच्चों को इसलिए पढ़वाते हैं ताकि इनको शिक्षा मिल सके, कोई रोज़गार मिल सके, कोई ये ना कहे कि हमारा बच्चा औरों की तुलना में जो है वो शिक्षित नहीं है। अगर इस कैटेगरी के लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो इन सब के लिए सरकारी नौकरी एक बोनस के तौर पे होता है। और इसी के साथ हम उनको भी लेते हैं जिनकी शादी हो चुकी होती है 18 से 24-25 साल के बीच में। अब शादी 2 ही लोग करते हैं, या तो जो अपने परिवार की जिम्मेवारी उठाना चाहता है या जो अपने परिवार की जिम्मेवारी नहीं उठाना चाहता है। 2 ही टाइप के लोग शादी करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेवारी नहीं उठाना चाहता है, अपनी जिम्मेवारी नहीं उठाना चाहता है, तो कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, ऐसे बच्चों की शादी कर देते हैं कि शादी करेंगे तो इनका अकल ठिकाने लग जाएगा। और कुछ ऐसे होते हैं जो जिम्मेवार होते हैं तब जाके शादी करते हैं। तो दोनों ही कैटेगरी के लोग जब सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो कुछ इनमें से ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास डिग्रियां कम होती है, 10वीं होते हैं पास या 12वीं पास होते हैं। किन्हीं का किसी कोई प्रॉब्लम हो जाता है, किसी का मानसिक प्रॉब्लम होता है, किसी का पारिवारिक प्रॉब्लम होता है, किसी का सामाजिक प्रॉब्लम होता है, किसी के पास पैसे की दिक्कत होती है, कोई बीमार रहता है। तो देखिए, अगर पेरेंट्स ने ऐसे बच्चों की शादी करी है तो निश्चित है कि कहीं न कहीं से उनका खर्च भी वहन हो रहा होगा। तो ऐसे लोग जब आगे पढ़ते हैं पिछले वाली डिग्री की मदद से, सोचते हैं चलो जो कर रहे हैं ऑलरेडी जॉब वो तो ठीक ही है, लेकिन कुछ और पढ़ाई लिखाई की हेल्प से कुछ कर लेते हैं, हो सकता है कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। तो ऐसे लोगों की भी नौकरी अगर लगती है तो वो भी बोनस ही कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं जो पहले से कुछ ना कुछ कमा रहे होते हैं। ठीक है, पहला कैटेगरी तो मैंने बताया था क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास बहुत फाइनेंशियल सिस्टम उनकी बहुत स्ट्रांग होती है। वो केवल एजुकेशन क्षेत्र से पैसा नहीं कमाना जानते हैं, बल्कि अलग अलग सेक्टर से पैसा कमाना चाहते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर भी इंक्लूड हो सकते हैं, जिसमें अपना सेल्फ बिजनेस भी इंक्लूड हो सकते हैं,
और बहुत सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें हैं जो उसमें हो सकते हैं। उनके लिए केवल शिक्षा के थ्रू ही ऊपर जाना एक माध्यम नहीं होता है। तो इसीलिए इन टाइप के बच्चे जो होते हैं, जब कोई सरकारी नौकरी क्वालिफाई कर भी जाते हैं तो उनके लिए ये चीज़ जो है बोनस के तौर पे होता है, क्योंकि प्राइवेट में तो उनके पास ऑलरेडी पैसा है ही है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा हम ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जो मध्यम वर्ग से होते हैं, जिनके परिवार बहुत कमज़ोर होते हैं और इतनी कमज़ोरी होने के बाद भी, इतनी गरीबी होने के बाद भी वो अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा जहाँ भी रहता है, चाहे दिल्ली में रहे, चाहे बम्बई में रहे, चाहे कहीं भी रहे, देश के किसी भी इलाके में रहे, लेकिन उसे हम कभी भी निराश नहीं होने देंगे। जब भी वो मुझे फ़ोन करेगा कि पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे वहाँ एडमिशन लेना है, पापा मुझे उस टीचर से पढ़ना है, पापा मुझे वहाँ ऑनलाइन पढ़ना है, पापा मुझे ये चीज़ खरीदनी है, ये गाइड खरीदनी है, वो नोटबुक खरीदना है, ये गेस्ट पेपर खरीदनी है, पिछले साल की क्वेश्चन बैंक खरीदनी है, उनके पेरेंट्स हमेशा ही तैयार रहते हैं, कहते हैं बेटा लो। कुछ पेरेंट्स तो उफ तक नहीं बोलते हैं, भले उनकी हालात कितनी भी ख़राब होती है, भले उन्हें अपने आप को क्यों ना बेचना पड़ जाए, लेकिन यहाँ बेचने का सेंस गलत मत समझना दोस्तों। बेचने का सेंस का मतलब है सब कुछ न्योछावर करना। तो कुछ पेरेंट्स सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, लेकिन बच्चों को कभी निराश नहीं होने देते। ये पेरेंट्स कभी नहीं कहते कि अगली साल तुम्हारी बहन की शादी है, अगले साल तुम्हारी मम्मी का इलाज कराना है, अगले साल अपनी इलाज करानी है, अगले साल कोई ज़मीन खरीदना है, इस साल पैसा का अभाव हो गया, नहीं मिला। जैसे तैसे कपड़े पहन लेते हैं, जैसे तैसे करके भोजन कर लेते हैं, जैसे तैसे करके अपनी जीवन यापन कर लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई की खर्च को जो है कभी कम नहीं होने देते। उन्हें एहसास ही नहीं होने देते हैं कि तुम्हारे माता पिता अभी पढ़ाई लिखाई की खर्च के लिए डिसेबल्ड हैं या असक्षम हैं। दोस्तों, कुछ सत्य बातें होती है जिसको छुपा के रखा जाता है सोसाइटी में, और चाणक्य ने कहा था कि सत्य अगर कटु हो, अगर वो चुभ जाए तो उसे परोसा नहीं जाना चाहिए, बल्कि शांति रखना चाहिए। यही कारण है कि इन सत्य बातों को अधिकतर आदमी नहीं उछालते हैं। उन्हें ये लगता है कि तैयारी करते रहेंगे तो कभी न कभी हमको मंजिल प्राप्त हो जाएगा। अब हमने फर्स्ट कैटेगरी और लास्ट कैटेगरी के जो लिया, एक तो जो शादी कर लेते हैं और एक जिनकी फिनेंशियल कंडीशन बड़ी स्ट्रांग होती है, तो इनको तो बोनस मिलता है। लेकिन होता क्या है एक्चुअली में, जो फर्स्ट कैटेगरी के जो लोग होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, जो तैयारी कर रहे होते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ वो नौकरी नहीं निकालते हैं, वो मेहनत नहीं करते, वो मेहनत करते हैं, वो नौकरी भी निकालते हैं, लेकिन उनके पास ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस है तभी तो इतना पैसा उनके परिवार में, कुछ ना कुछ उनके पेरेंट्स करते हैं, कहीं ना कहीं से ऑलरेडी उनका कहीं ना कहीं सिस्टम बैठा हुआ है, वहाँ से वो कमाते होंगे। तो ऐसे तबके के जो स्टूडेंट्स जब लोअर वाले में घुस जाते हैं, जब मिडिल क्लास फैमिली वाले में घुस जाते हैं, तो मिडिल क्लास की जो तैयारी होती है ना, वो थोड़ी सी निराशाजनक हो जाती है। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास वाले जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होते हैं, जो गरीब वर्ग के होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि देखो इनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, मेरी ज़िंदगी कैसी है। क्योंकि ऐसे फिनेंशियल जो स्ट्रॉन्ग वाले जो बच्चे होते हैं, वो कुछ बहुत सारे तो ऐसे होते हैं केयरलेस टाइप के होते हैं। वो तो बस कोशिश करते हैं कि हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, अपना तो है ही है रोज़गार, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे जाके। ठीक है। और ये क्या करते हैं, जो मेहनत करने वाले होते हैं, जब उनके साथ मिल जाते हैं तो उनका भी कहीं ना कहीं सिस्टम को डगमगा देते हैं। ठीक है। तो चलिए अब जो है हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे और एक लाइन जोड़ेंगे इसमें कि जो मैं बता रहा हूँ क्या इसको मान लेना सही है। तो शुरू में मैंने इसका विश्लेषण कर दिया है, लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ कि अगर कोई भिखारी भी, अगर कोई गरीब भी, अगर कोई संत भी, अगर कोई महात्मा भी, अगर कोई फ़कीर भी एक सही लाइन अगर आपको
ज़िंदगी में बता के जाता है तो कभी उसकी बात को काटना मत, क्योंकि हो सकता है कि वो लाइन आपकी ज़िंदगी को बदल दे। ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास बहुत पैसा नहीं है, बहुत अमीर नहीं है, तो उसकी बात को कोई नहीं सुनेगा। ये सब आज मॉडर्न युग हो गया है, फिनेंशियल सिस्टम चल रहा है, साइंस टेक्नोलॉजी का युग आ गया है। लेकिन एक समय था जब इन लोगों की कीमत थी। खास करके जो ज्ञानी लोग होते थे उन्हें हर जगह पूजा जाता था। और आज भी कुछ भी फॉर्मेट तैयार करने के लिए पहले ज्ञानी को ही एकत्रित किया जाता है, चाहे वो ज्ञानी कंप्यूटर साइंस का हो, चाहे वो किसी और विषय का हो। पहले इन एक्सपर्ट को बिठाया जाता है, उनकी राय मशवरा ली जाती है और उसके बाद कोई काम शुरू होता है। अब चलिए हम अपनी बात पे चलते हैं कि क्या इन सभी के लिए तैयारी करना ठीक है। देखिए, जो फर्स्ट क्लास के हैं जिनकी फिनेंशियल सिस्टम स्ट्रांग है, और जो लास्ट क्लास है जो मैरिड है, जिनके बाल बच्चे हो चुके हैं, ये तो तमाम उम्र भी तैयारी करे तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ ये पहले कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आ जाइए मिडिल क्लास वाले पे। तो मिडिल क्लास वाले जो होते हैं वो अगर बचपन से लेकर के 25 वर्ष तक की मैं एज की बात कर रहा हूँ, 24-25 वर्ष तक, उन्हें अगर पेरेंट्स छोड़ दिया है फ्री कि जाओ बेटा तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। इतने दिनों में अगर उसने एक भी सर्विस कहीं भी नहीं निकाल रखा है, छोटा मोटा भी कहीं क्लर्क का भी अगर जॉब उससे नहीं निकला, तो इसका मतलब है कि उसका तैयारी में इंटरेस्ट नहीं है, उसे कोई और फील्ड चूज़ कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब 2-4 करोड़ 5 करोड़ तैयारी करते हैं तो उसमें से 2000 4000 5000 IAS IPS बनते हैं। और कोई 30-35 साल में भी अगर जॉब निकाल लेता है, भले ही फर्स्ट क्लास का हो, सेकंड क्लास का हो या थर्ड क्लास का हो, तो उसे कोई बहादुरी नहीं समझा जाता। ये मेरा अपना ओपिनियन है। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने 28, 30, 32, 35 साल 40 साल तक पढ़ता ही रहा, अगर उसने IAS PCS की एग्ज़ाम पास भी कर ली, तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? पढ़ने के अलावा कुछ किया भी तो नहीं। कभी 1 रुपये के बारे में अपने पेरेंट्स से पूछा भी तो नहीं कि पापा 1 रुपये कहाँ से आते हैं। अब इनमें से कुछ एक्सपर्ट का मानना होता है कि तैयारी इंसान को स्ट्रॉन्ग कर देता है, महान बना देता है। इतनी तैयारी हो जाती है कि अगर नहीं भी जॉब होता है तो आप कहीं पर में कोई काम करके गुजारा कर सकते हैं। बिल्कुल बात आप सही कह रहे हैं। कुछ कहते हैं हम टीचर बन जाएं, कुछ कहते हैं हम एडवोकेट बन जाएंगे, कुछ कहते हैं हम लेक्चरर बन जाएंगे, कुछ कहते हैं हम कुछ और तैयारी कर लेंगे। देखिए दोस्तों, एक IAS की जो जॉब होती है ना, ज़रूरी नहीं है किसी ने IAS में क्वालिफाई कर लिया तो बहुत अच्छा शिक्षक बन जाएगा। कोई बहुत अच्छा PCS का एग्ज़ाम निकाल लिया तो ज़रूरी नहीं है बहुत अच्छा लेक्चरर बन जाएगा। जिस प्रकार से चांद और तारे की पावर अलग अलग होती है, सब अपने अपने समय में टिमटिमाते हैं, चमकते हैं, उसी प्रकार से हर एक नौकरी की पावर अपनी होती है। यह हमारा दिमाग का जो कॉग्निटिव स्किल्स है ना, ये कहता है कि कौन सा एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है, कौन सा एग्ज़ाम आसान है। अगर बाकी एग्ज़ाम भी आसान होते ना तो ग्रेजुएशन करने के बाद ही सबको लग जाता, चाहे वो टीचर का हो, चाहे वो क्लर्क का हो, चाहे वो बैंक PO का हो, चाहे रेलवे का ग्रुप D, ग्रुप C, जो भी टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, कोई ऑफिसर्स के एग्ज़ाम हो। अगर बाकी एग्ज़ाम इतना आसान होता ना तो इतना तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती। ये सालों सालों भर तैयारी नहीं करते और बाद में डिसअपॉइंट होकर वहाँ से लौट आते। इसीलिए दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम आसान नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम को आप अंडर एस्टिमेट मत करो आज की डेट में। अगर आपको अपने बलबूते नौकरी लेनी है तो, अगर आपको अपने एजुकेशन पे भरोसा है तो, अब आप कहोगे मैं क्यों कह रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि मैं भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हूँ। 13 वर्ष 14 वर्ष की उम्र से मैं अपने आप को संभाला हूँ और तभी से मैंने अर्निंग का प्रोसेस शुरू कर दिया। फैमिली की थोड़ी सी हालात उतनी अच्छी नहीं थी, थोड़ी पारिवारिक समस्या भी बहुत ज़्यादा चल रही थी। हम लोगों के पास भी ज़मीन उमीन का अभाव नहीं था, लेकिन फिर भी पढ़ाई में मैंने बहुत रुचि दिखाया। मेरा मानना था कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे और हथियार खरीदे जा सकते हैं, और शिक्षा एक ऐसा यंत्र है जो महायंत्र को तैयार कर सकता है।
इसी कारण से मैं अर्निंग करता रहा, साथ में तैयारी भी करता रहा। अभी कुछ दिन पहले मैंने पीजीटी का एग्ज़ाम भी निकाला, जिसकी तैयारी की बात चल रही है, लेकिन मैं उसके लिए इतना घबरा नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म ऑलरेडी तैयार है। थोड़ा सा कोविड-19 में काम ज़रूर ख़राब हुआ है, लेकिन फिर से सब कुछ पटरी पे आ जाएगा। तो दोस्तों, तैयारी करिए, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा अपने परिवार का भी हिसाब किताब रखिए कि आपके परिवार कितने मजबूर हैं। और मैं ये वीडियो उन सबके लिए ज़रूर बनाने जा रहा हूँ जो ये सोच रहे हैं कि उनके पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट्स खर्चा दे रहे हैं और उस पैसे का वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप कोई और रोज़गार शुरू कर लीजिए, कुछ और सीख लीजिए। बहुत सारा स्किल्स है दुनिया में सीखने के लिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल यूपीएससी निकालें, केवल पीओ बने, केवल अच्छा कोई सरकारी सर्विस ही ले। एक से एक जॉब है करने के लिए। आप थोड़ा अपने पेरेंट्स के हालत को देखिए। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखे हैं, क्योंकि मुझे एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी दिन हो गया, 16-17 साल हो गया, जो कि पढ़ाई छोड़ करके कुछ अच्छा रोज़गार शुरू कर लिया और आज अच्छा जो है वो कर रहा है, क्योंकि उसको पढ़ाई पे उतना कंट्रोल नहीं था, उतना कमांड नहीं था, दिल नहीं लगता था उसका उतना। तो इसी कारण से मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। स्कूल है, कोचिंग सेंटर है, कहीं भी आप जाते हैं पढ़ने के लिए, किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं आप एडमिशन लेने के लिए, वो कभी नहीं कहेगा कि आपके फ्यूचर के साथ क्या होगा। क्यों? स्कूल को अपना फीस मिल जाता है, ट्यूशन टीचर को अपना फीस मिल जाता है, यूनिवर्सिटीज़ को अपना फीस मिल जाता है, कोचिंग सेंटर को अपना फीस मिल जाता है। उसके पास तो जितना डिग्रियां कहेंगे वो उतनी डिग्रियां करवा देगा। बीए हो, एमए हो, एमएससी हो, एमबीए हो, एमफिल हो, पीएचडी हो। लेकिन उसके बाद आप क्या करिएगा? आपकी जॉब का गारंटी कौन लेगा? कोई नहीं लेगा, सिर्फ आप जिम्मेवार हैं उसके लिए। सबका तो अपना अपना काम हो गया, लेकिन आपका काम अभी तक तो लटका ही हुआ है। तो शिक्षा जो है एक व्यवसाय का केंद्र बनता जा रहा है। शिक्षा शिक्षा की तरह नहीं रहा है। शिक्षा देने वाला भी बड़ा सोच समझ के शिक्षा दे रहा है कि सब कुछ आज ही बता दूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि कल से मेरे ये स्टूडेंट आए ही नहीं पढ़ने के लिए। वो भी थोड़ा थोड़ा तो करके लटका के पढ़ाता है। बहुत सारे तो ऐसे फैकल्टीज़ हमने देखे हैं, जो चीज़ 5 दिन में पढ़ाना चाहिए उसको वो 50 दिन में पढ़ाता है। जिस चीज़ को ईजी तरीके से कराया जा सकता है उसको वो इतना लेंदी ले जाता है, इतना घुमा फिरा के ले जाता है, ताकि उसका टाइम बढ़े, ताकि उसका दिन बढ़े और वो किसी तरीके से अपना कमा सके। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूँ गलत करते हैं, वो भी एक तरीके से ठीक करते हैं। आखिर वो अपना रोजी रोटी कैसे चलाएंगे? लेकिन इतना डिसऑनेस्टी और इतना व्यवसाय या इतना मतलब जो है बिज़नेस की तरह उसको अपनाना नहीं चाहिए। शिक्षा मतलब शिक्षा है। मैं मानता हूँ कि पहले वाला गुरुकुल की शिक्षा अब नहीं आ सकती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो अपने अंदर ईमान होना चाहिए कि जिस बच्चों को हम पढ़ाते हैं उसको हम कितना ऑनेस्टली पढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें हमने इस वीडियो में आपको बताया है, और मैं लास्ट में फिर से बता देता हूँ कि केवल तैयारी करते करते आपने कुछ नहीं किया। अगर 28, 30, 35, 40 साल तक अगर आपने तैयारी कर ली और फिर भी अगर आपने कोई IAS, IES, PCS कोई अच्छा एग्ज़ाम आपने निकाल लिया तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया आपने, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी का आधा भाग तैयारी करने में बिता दिया। ज़रा सोचिए उन लोगों के बारे में जिसके पास तैयारी का सुविधा ही नहीं है। तो जो बिल्कुल फिनेंशियली फिट हैं, जिनके परिवार वाले बिल्कुल फिट हैं, खर्च देने के लिए फिट हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फिनेंशियल फिट नहीं हैं उनके लिए दिक्कत है। उनके पेरेंट्स को केवल आप ही को नहीं देखना होता है, अगर और बच्चे हैं तो उनको भी देखना है। अगर 2-4 सिस्टर है, उनकी शादी भी करनी है, तो थोड़ा सा अपने ऊपर जिम्मेवारी को लीजिए और तब एजुकेशन को आगे बढ़ाइए। अगर आपको तैयारी करना ही है तो कुछ ना कुछ साथ में करिए, कोई स्किल सीखिए, कुछ करिए पार्ट टाइम में, कुछ पैसा अरेंजमेंट करिए, कोचिंग क्लास शुरू करिए। मैंने कहा था अभी कि कोई ज़रूरी नहीं कोई UPSC की तैयारी कर रहा है तो लास्ट में वो बहुत अच्छा शिक्षक बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सबकी ताकत अलग अलग होती है। हाथी की ताकत अलग होती है, घोड़े की ताकत अलग होती है, इसी तरीके से IAS की जॉब की ताकत अलग होती है। कोई ज़रूरी नहीं किसी ने IAS निकाल लिया तो पूरा ब्रह्मांड हिला देगा वो।
ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जितना भी आप देखते हैं ठाट बाट देखते हैं आईएएस के एग्ज़ाम को निकालने के लिए, आईएएस के एग्ज़ाम को निकालने के बाद, यूपीएससी निकालने के बाद जितना भी आप ठाट बाट देखते हैं, क्या आपने उन लोगों के बारे में कभी सोचा जिनके एग्ज़ाम नहीं निकलते हैं? क्या आपने उन लोगों के बारे में कभी सोचा जो 1-2 नंबर से रह जाते हैं प्री या मेंस में जा कर के, या फाइनली इंटरव्यू में बाहर हो जाते हैं? कभी नहीं सोचा। हर एक व्यक्ति उगता हुआ सूरज को सलाम करता है, लेकिन दुख की बात यह है कि 130-140 करोड़ की आबादी पे अगर 1000-2000 अगर निकल ही जाता है तो देश का किस अवस्था में जा रहा है आपको पता है? सबसे बड़ा आज की डेट में स्कैम एजुकेशन पे चल रहा है। अरबों खरबों रुपए खाली शिक्षा पे खर्च हो रहा है, खाली शिक्षा पे खर्च, खाली तैयारियों में खर्च हो रहा है। एक फॉर्म निकाली जा रही है, उस फॉर्म की कीमत 750 रुपये होती है और कम से कम 1-1 लाख बच्चे उसको भरते हैं। कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं कि आप क्यों भरते हैं, आपको दिक्कत है तो। ये वो लोग होते हैं जिन्हें कोई चिंता ही नहीं है। अब ज़रा 1 लाख से 750 को मल्टीप्लाई कर लो, एक क्लासरूम में जो है 40-50 बच्चों को बिठा के एग्ज़ाम लेते हैं। आप ज़रा सोचो ये क्या है ये? व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन यू आर गोइंग टू प्रोवाइड टू द कंट्री? व्हाट काइंड ऑफ द ऑफिसर्स यू आर गोइंग टू क्रिएट इन द कंट्री? हाउ कैन यू मैनेज? हाउ डू यू व्हाट काइंड ऑफ द प्रोसेसेस यू आर टेकिंग फॉर अपग्रेडिंग द एग्जामिनेशंस, फॉर टेकिंग द और एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम फॉर अपकमिंग generations? How many of them are successful through your examination? You have only 3,000, 4,000 vacancies, and you are taking the form of 3 lakh, 4 lakh, 10 lakh, 30 lakh. What is this? This is completely ridiculous. This is completely conspiracy. दोस्तों, बहुत सारी बात है जो हम बोलना चाहते हैं, लेकिन हमें बोला नहीं जा रहा है। हालांकि राइट ऑफ ये जो स्पीच का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है, उनके कारण से थोड़ा सा बोल देते हैं, क्योंकि जो बात बोल रहे हैं वो सत्य है और सत्य को कभी भी ठुकराया नहीं जा सकता। ठीक है, तो अगर आप साइड से कुछ कर रहे हैं, साथ में तैयारी कर रहे हैं, तो आप पूरी ज़िंदगी करिए ना, 40 साल करिए, 45 साल करिए, कुछ उपार्जन करना शुरू करिए, कुछ प्रोक्योरमेंट करिए। आपको कभी भी दिल में नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि मेरे मेहनत का पैसा है, इस मेहनत के पैसे को मैं कोचिंग में भरता हूँ, इस मेहनत के पैसे को मैं वहाँ ले जाता हूँ और मैं देता हूँ शिक्षक को, कोचिंग सेंटर को या कहीं भी। चलिए, इसके साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। शाम होने जा रही है, वीडियो भी बहुत धुंधला दिख रहा है और मैं होप करता हूँ कि आप सब हमारी लेक्चर को बहुत पसंद किए होंगे। आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपना भी ओपिनियन ऐसे ही वीडियो बना के अपना यूट्यूब पे डाल सकते हैं। अगर आपके पास अपना तर्क है, विचार है, लॉजिक है, तो आप डाल सकते हैं। ये मेरा जो अपना शिक्षा के क्षेत्र में 16-17 साल की जो अनुभव थी, उसको मैं शेयर किया हूँ और मैं आने वाली वीडियो में कंटिन्यू शेयर करता रहूँगा। एजुकेशन को मजाक नहीं समझा जाए, एजुकेशन को एजुकेशन ही समझा जाए, उसको सीरियस तरीके से समझा जाए। मजाक के तरीके से पढ़ा जा सकता है, लेकिन मजाक के तरीके से तैयारी नहीं किया जाता दोस्तों। ठीक है, बाय देन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। जय हिंद।